हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी मित्रों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की स्टडी सही तरीके से हो रही होगी। देखिए, ये जो फेस्टिवल है ये हर वर्ष आते हैं, लेकिन जो हमारा टाइम है यह फिर वापस नहीं आएगा, तो इसे ध्यान में रखते हुए आप लोग फेस्टिवल का लुत्फ उठाएं। तो उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई सही तरीके से चल रही होगी। आइए बात करते हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पंचवर्षीय योजनाओं का पार्ट 2। वीडियो के लास्ट में मैंने बोला था कि आप लोगों को नीति आयोग के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन आज का जो वीडियो है वह नीति आयोग का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीति आयोग की सारी चीजें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में बता दिया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे तो नीचे से 5वां या 7वां लेक्चर होगा वह, तो नीति आयोग आप लोग समझ लेंगे। तो उम्मीद करता हूं उस वीडियो को काफी मेरे दोस्त जो है देख चुके होंगे, और काफी लोग जो नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाकर नीति आयोग को समझ लेंगे। तो योजना आयोग के बाद नीति आयोग लाया गया था। कल का वीडियो हम लोगों ने खत्म किया था कहां पर? पंचवर्षीय योजनाओं का पार्ट 2, जिसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, साथ ही योजना अवकाश को हम लोगों ने देखा था। तो जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सभी देख सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और चैप्टर का नाम क्या है? मुद्रा के कार्य। हम लोगों ने मुद्रा की उत्पत्ति और मुद्रा का इतिहास देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? प्लानिंग कमीशन समझा था। अब ये जो क्लास है कंटिन्यू चलेगी। आज हम लोग देखेंगे मुद्रा का कार्य। आइए बिना किसी देरी के समझते हैं। चैप्टर का नाम है मुद्रा का कार्य। देखिए, मुद्रा के कार्य को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे हम लोग देख लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। देखेंगे कि जो मुद्रा है इसका निर्गमन कैसे होता है। तो जो सिक्के होते हैं इनका निर्गमन करता है भारत सरकार, और जो नोट होती है नोटों का निर्गमन करता है कौन? आरबीआई। तो जो सिक्कों की टकसालें हैं, टकसाल का मतलब यह है जहां सिक्का ढाला जाता है। तो कुल कितने टकसाल हैं? यहां से क्वेश्चन बनता है, इसके लिए अलग से वीडियो लाना इम्पॉसिबल था, तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसी में बताने की कोशिश की। 2 मिनट लगेगा, आप लोग समझ लेंगे। देखिए, भारत में कुल 4 टकसालें हैं। कौन कौन सी? टकसाल, ठीक। तो 4 टकसालें हैं। आप लोगों के पास अगर सिक्का होगा तो सिक्का निकाल के पास में रख लेंगे, तो मैं समझाऊंगा जिस तरीके से आप लोग सही तरीके से उसे समझ पाएंगे। तो जो टकसालें हैं मुंबई में है। कहां? मुंबई, कोलकाता, और उसके बाद आपका कहां है? हैदराबाद। हैदराबाद और नोएडा। तो ये 4 टकसालें हैं जहां से क्या होता है? सिक्कों की ढलाई की जाती है। अब आप लोगों को मैं एक मार्क बता दूं कि जिससे सिक्कों की पहचान होती है कि वह सिक्का कहां ढाला गया है। तो उसके लिए कुछ सिंबल निर्धारित किए गए हैं। जो मुंबई का होगा सिक्का ढला, उसमें क्या बना होगा? इस तरह से करके डायमंड का चिन्ह बना होगा, सिंबल होगा। देखिए कहां होता है यह? जैसे ये सिक्का है तो यहां पर क्या लिखा रहेगा? ईयर लिखा रहेगा कि 2011 या 12, मान लीजिए कोई भी सिक्का है, तो इसके नीचे यह सिंबल बना होता है। या तो ये होगा, अगर सिक्के में डायमंड दिया गया है तो वो मुंबई का है। अगर कोलकाता का है तो कोलकाता के लिए क्या दिया गया है? कुछ भी नहीं होगा, ठीक, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, डॉट डॉट भी नहीं होगा, मतलब यहां कुछ भी नहीं होगा। अगर ईयर के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो मान लीजिए कि वह सिक्का कोलकाता में बनाया गया है। हैदराबाद के बारे में क्या बात की गई है कि अगर वह हैदराबाद का होगा तो वह एक इस तरह से गोला बनाया जाएगा वहां, ठीक है। ये पूरी तरह से क्या होता है? ब्लैंक होता है, गोला बना होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डॉट बोलते हैं, ठीक। अगर वह नोएडा का बना है तो नोएडा वाले में क्या होता है कि वहां स्टार बना होता है। ये बहुत बारीक चीजें हैं, कोई बताता नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। जानते रहिए कि आपके पास जो सिक्का है वह कहां से ढाला गया है, ठीक। तो इस तरह से 4 सिंबल दिए गए हैं, 4 टकसालें हैं भारत में मुद्रा के ढलाई के, जहां से सिक्कों की ढलाई होती है। तो इन चारों को आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? मुद्रा के कार्य के बारे में। आइए समझते हैं। मुद्रा का जो कार्य है इसे समझने के लिए हम लोग अर्थशास्त्री थे कौन?
दो अर्थशास्त्री थे, हार्टले, विदर्स तथा वाकर। इनकी डिफिनीशन को हम लोग समझेंगे। अब उसे आप लोग भूल जाइए टकसाल को। अब हम लोग बात कर रहे हैं मुद्रा के कार्य के बारे में। तो हार्टले, विदर्स और वाकर ने एक डिफिनीशन दी थी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि मुद्रा का कार्य होता क्या है। ठीक, इसी कार्य को आज हम लोग बहुत बेसिक तरीके से स्टैंडर्ड लेवल तक समझेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। जितने लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि इसी तरह की आप लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियो लास्ट तक मिलती रहे। आइए बात करते हैं मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्यों को हम लोग क्या करेंगे कि 3 भागों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि मुद्रा हमारी एक ऐसी मानक चीज है जो अगर आपके पास है तो आप विश्व भ्रमण कर सकते हैं बिना कोई सामान साथ में लिए। पहले क्या था कि पहले वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय में यह होता था कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आपको एक दूसरी वस्तु देकर वह वस्तु प्राप्त की जाती थी। लेकिन आज की कंडीशन यह है, आज के कई सालों पहले जैसे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के करीब जब हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, जब हम लोग मुद्रा का इतिहास पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने समझा था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के करीब क्या किया गया था कि भारत में मुद्रा का प्रचलन किया गया था। ठीक, तो उस समय तक क्या था कि वस्तु विनिमय थी और वस्तु विनिमय के माध्यम से सारी प्रक्रियाएं की जाती थी, तो उसमें असुविधा होने लगी। तो एक मानक के तौर पर मुद्रा का क्या किया गया, निर्धारण किया गया कि अगर आपके पास मुद्रा है तो उस आधार पर सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करके आपको वह वस्तु मिल सकती है। तो जो मुद्रा है, अगर मुद्रा को हम लोग देखें तो इसका जो मुख्य कार्य है वह कार्य यह है कि विश्व की समस्त चीजों में मुद्रा क्या है, सर्वग्राह्य है। इसे हम लोग बोलते क्या है, तो वह है मुद्रा की वहनीयता। मुद्रा की वहनीयता का आशय यह है कि आप इसे कहीं भी लेकर जाएंगे तो यह क्या होगी, स्वीकार्य होगी। इसके बदले में आपको सेवाएं भी मिल सकती हैं, इसके बदले में आपको खाद्य सामग्री भी मिल सकती है। एट ऑफ ऑल सारी चीजें जो भी विश्व में होती हैं इस पूरे अर्थ पर है वह पैसे से मिल सकती है आपको। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ यूज करने वाली चीजें, जैसे कि आपको शिक्षा मिल सकती है, अगर उसके बाद आप लोग देखें सेवाएं मिल सकती हैं, आपको खाद्य वस्तुएं मिलेंगी, हर चीज आप लोगों को मिल सकता है जिनका मूल्य निर्धारित किया गया है। जिनका अपना मूल्य होगा वह मुद्रा में ही होगा। ठीक, तो यह बात हमेशा आप लोग माइंड में बनाए रखें। आइए बात करते हैं कि मुद्रा के कार्य को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से भाग? पहला भाग होगा इसका क्या, प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य। दूसरा भाग होगा इसका गौण या सहायक कार्य। ठीक, और तीसरा होगा इसका आकस्मिक कार्य। तीनों में बहुत सही तरीके से आकस्मिक कार्य समझेंगे हम लोग और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, प्राथमिक कार्य के बारे में। तो इसका जो प्राथमिक कार्य है, प्राथमिक कार्य का जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि विनिमय का माध्यम क्या है, विनिमय का माध्यम। अभी हम लोगों ने इस पर बात की थी। समझते हैं, एक एक पॉइंट लिखेंगे, समझते जाएंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। विनिमय का माध्यम, आप सब लोग विनिमय समझते होंगे कि किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वस्तुओं का आदान प्रदान या किसी भी चीजों का लेन देन, वह विनिमय कहलाता है। तो आज के जनरेशन में क्या है कि विनिमय का जो माध्यम है, जो मीडियम निर्धारित किया गया है वह मुद्रा में निर्धारित किया गया है। मुद्रा के माध्यम से आपको सारी वस्तुएं मिल सकती हैं आपके उपयोग की, जो आप चाहते हैं। तो इस तरह से मुद्रा का सबसे पहला कार्य क्या है कि यह विनिमय के माध्यम में पूरी तरह से क्या है, सक्सेस है, इसी के माध्यम से विनिमय किया जाता है। ठीक, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट क्या है, वह है मूल्य का मापक। मूल्य का मापक। ठीक, मूल्य का मापक। मूल्य के मापक से यह आशय है कि कोई भी वस्तु हो उसका मूल्य हमेशा मुद्रा में निर्धारित किया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि वह कितनी महंगी है अथवा सस्ती है। अगर यह भी जानना है उसकी महंगाई
और उसकी मंदी को भी, तो वह भी मुद्रा में आंका जाता है। कोई भी, हमारे हाथ में मार्कर है तो इस मार्कर का भी मार्केट में कुछ प्राइस है, तो वह प्राइस क्या है, मुद्रा के रूप में है। ठीक, तो कोई भी वस्तु हो उसके मूल्य का मापन किया जाता है उसकी उपयोगिता के अनुसार कि इस वस्तु का कितना मूल्य हो सकता है, कितना प्राइस हो सकता है, तो वह निर्धारित करके क्या किया जाता है, मार्केट में लाया जाता है। अब हम लोग इसी मार्कर को लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं फिर एक बात बोलूंगा कि इकोनॉमिक्स एक तरह से सामाजिक विषय है। आर्थिक जीवन हमारा पूरी तरह से इसी पर डिपेंड है। अगर इसे हम लोग देखेंगे तो हम लोग डेली कोई न कोई अर्थशास्त्र से रिलेटेड कार्य करते हैं इकोनॉमिक्स से। जैसे अगर आप चाय भी पी रहे हो तो पैसे दे रहे हो, वह किससे संबंधित है, अर्थशास्त्र से। तो इसे सब्जेक्ट के तौर पर मत लीजिए। इसे क्या करते हैं कि टीचर लोग जो होते हैं या जो कोचिंग सेंटर होते हैं बहुत आड़े टेढ़े तरीके से बताते हैं, तो आप लोगों को बहुत हार्ड लगता है। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि आप लोग इस सब्जेक्ट को अपने जीवन प्रणाली में क्या करें, उतारने की कोशिश करें। आप डेली इससे संबंधित कार्य करते हैं। ठीक, आइए समझते हैं। जैसे ये मार्कर है, ठीक, ये मार्कर है, तो इसके मूल्य का मापन करना है तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले देखा जाएगा इसका रॉ मटेरियल। ठीक, कि इसे बनाने में जो इसका रॉ मटेरियल था उसकी प्राइस पहले निर्धारित की जाएगी। उसके बाद इसकी कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस का मतलब है कि रॉ मटेरियल प्लस इसमें जो क्या हुआ है, सर्विस दी गई है, जिन लोगों ने कार्य किया है, मजदूरी और वेजेस वगैरह जोड़ के निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का आशय यह है कि इस मार्कर को अगर हम मार्केट में बेचेंगे तो उसका कितना मूल्य निर्धारित करें जिससे रॉ मटेरियल, कास्ट प्राइस और इससे हमें इंटरेस्ट भी प्राप्त हो, हमें फायदा भी हो, प्रॉफिट भी हो हमें। तो इस तरह से किसी भी वस्तु का मूल्य का मापन कर सकते हैं हम लोग, किसके माध्यम से, मनी के माध्यम से, जिसे मुद्रा के माध्यम से, करेंसी के माध्यम से। ठीक है, आइए, तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूं आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। तो पहला कार्य था इसका प्राथमिक कार्य। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे कार्य के बारे में। दूसरा कार्य क्या है इसका, गौड़ अथवा सहायक कार्य। गौड़ अथवा सहायक कार्य। तो गौड़ अथवा सहायक कार्य में जो पहला पॉइंट है वह क्या है, स्थगित भुगतानों का आधार। स्थगित भुगतानों का आधार। अब आप लोग कहेंगे कि सर स्थगित भुगतानों का आधार तो मुद्रा है, चलिए मैंने मान लिया, लेकिन आप पहले ये बताओ कि ये स्थगित भुगतान क्या होता है। तो स्थगित भुगतान किसी सौदे के मूल्य का भुगतान भविष्य में करना। देखिए समझेंगे कि किसी भी सौदे के मूल्य का भुगतान भविष्य में करना। चलिए एग्जाम्पल देते हैं एकदम सामान्य तरीके से। मान लीजिए कि हम और आप या आपका कोई फ्रेंड है, साथ में रह रहे हैं आप लोग, आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक, आपके पास फोन है, ठीक, उस फोन को आप क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फोन है और इस फोन को आप क्या करना चाहते हैं, बेचना चाह रहे हैं। तो जो अगला व्यक्ति है वह क्या करता है कि आपका फोन तो ले लेता है, लेकिन वह बोलता है कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे क्या करूंगा, कुछ दिनों बाद रिटर्न कर दूंगा, फोन आप मुझे दे दो। तो आपने ये फोन तो इस बंदे को दे दिया, लेकिन पैसा आपने नहीं लिया। तो जो आपने फोन दिया तो ये किस आधार पर दिया कि आगे चलकर जो मैंने इसे प्राइस बताई है वह प्राइस ये मुझे देगा। तो किस पर निर्धारित हुआ, या मुद्रा पर ही तो निर्धारित हुआ, करेंसी पर ही। आपने लेन देन तो किया, ठीक है, आपने लेन देन तो किया, लेकिन इसका जो भुगतान था वह अभी नहीं किया गया है। वह कब किया जाएगा, भविष्य में किया जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्थगित भुगतानों का आधार। जो भुगतान मतलब जो सौदा हो चुका है, जो सौदा हो चुका है और उसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो वह पेमेंट क्या होती है कि मुद्रा पर निर्धारित होती है भविष्य के लिए। तो इसी के डिफिनेशन में हम लोग इसे बोलते हैं कि किसी सौदे के मूल्य का भुगतान भविष्य में करना और उसके लिए बेस बनाना किसे, मुद्रा को।
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह पॉइंट भी आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। स्थगित भुगतान की छोटी सी डेफिनेशन है, लिख लेते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं नोट्स भी बनवाता हूं साथ में, तो नोट्स आप लोग प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहां समझा दिया, आज आप लोग समझ गए, कल जब आप नोट्स देखोगे तो स्थगित भुगतान का मतलब नहीं समझोगे। ठीक लगता है मुझे ऐसा, क्योंकि यह इकोनॉमिक्स है। तो मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिख दे रहा हूं कि किसी सौदे के मूल्य का भुगतान भविष्य में करना, क्या था, किसी सौदे के मूल्य का भुगतान भविष्य में करना। ठीक है, किसी सौदे के मूल्य का भुगतान भविष्य में करना स्थगित भुगतान कहलाता है, और स्थगित भुगतान को मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को फोन का दिया, तो आई होप ये चीज भी आप लोगों के क्लियर हो गई होगी, स्थगित भुगतानों का आधार। ठीक, अब बात करेंगे कि गौण कार्यों के तहत अथवा सहायक कार्यों के तहत इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो वह है मूल्य संचयन का साधन। दूसरा है मूल्य संचयन का साधन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे समझेंगे। अब बात करेंगे कि मूल्य संचयन का यह साधन तो है, बट सर मूल्य संचयन क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ बताइए, फिर हम लोग इसे समझ पाएंगे। तो यह है भविष्य में उपयोग के लिए मुद्रा के रूप में धन का संचय। भविष्य में उपयोग के लिए मुद्रा के रूप में धन का अगर आप संचय कर रहे हो तो वह आपका मूल्य संचयन कहलाता है। एग्जाम्पल देंगे, अब हर चीज एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आपकी लाइफ से जोड़ के समझाऊंगा, चीजें क्लियर होंगी। आप सब स्टूडेंट हो, मैं उम्मीद करता हूं, तो आपके ऊपर मैं एग्जाम्पल दूंगा। आइए, मैंने डेफिनेशन क्या बताई कि भविष्य में उपयोग के लिए, भविष्य में उपयोग के लिए मुद्रा का संचय करना। ठीक, भविष्य में उपयोग के लिए मुद्रा के रूप में धन का संचय करना। मैंने 2 से 3 बार रिपीट किया जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए मूल्य संचयन क्या है। ठीक, तो आइए बात करते हैं। मान लीजिए कि ये आप हो, मैं हमेशा एग्जांपल आप पर दूंगा। आप गांव से हो, ठीक, और किसी दूर शहर में आप जाके रह रहे हो, स्टडी करने आए हो। ठीक, समझो कि बहुत बारीक तरीके से समझाऊंगा, चीजें क्लियर होंगी आपकी। मूल्य संचयन क्या है, आप गांव से शहर आए स्टडी करने, और यहां आप क्या कर रहे हो, रह रहे हो। ठीक, और घर से आपको क्या आता है, पैसा, खर्च आपको महीने का दिया खर्च दिया जाता है। आपने क्या किया कि जो पैसा, मान लीजिए आपको हर महीने 5,000 रुपए मिल रहा है। अगर आप छोटे शहर में रह रहे हो तो रेशियो के तौर पे हम लोग देखते हैं, एग्जांपल दे रहे हैं कि 5,000 रुपए आपको हर महीने मिल रहा है। तो आप क्या करते हो कि इस 5,000 में से 4,000 हर महीने खर्च करते हो, और इसमें से बचा कितना, 1,000 रुपए, इसे आप लोग क्या करते हो, सेविंग के रूप में रख लेते हो कि अगर कोई भी कार्य हमें अचानक से लगेगा तो भविष्य में मैं इस 1,000 रुपए का क्या करूंगा, उपयोग करूंगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, मूल्य का संचयन। मुद्रा के रूप में धन का संचय भविष्य के लिए करना, भविष्य में उपयोग के लिए संचय करना हमारा मूल्य का संचयन कहलाता है। तो यह भी मुद्रा का एक गौण कार्य है कि मुद्रा के द्वारा ही इस तरह का संचय किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह पॉइंट भी आपका सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग बात करेंगे किस पॉइंट के बारे में, इसके तीसरे पॉइंट के बारे में। और वह तीसरा पॉइंट क्या है, मूल्य का हस्तांतरण। क्या है, मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य के हस्तांतरण से आशय यह है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 फर्म बनाएंगे। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, कोई भी डिफिनीशन में नहीं लिखूंगा, सिर्फ एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, ठीक है, एक कंपनी यह है और एक कंपनी यह है। ये कंपनी ए है और ये कंपनी क्या है, बी है। अब मूल्य का हस्तांतरण करना है। कोई भी ऐसा कार्य जिसके उत्पादन में खर्च होता है और उसका शेयर एक दूसरे में क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो इसमें मूल्यों का भी क्या होगा,
बंटवारा किया जाएगा, मूल्य भी एक दूसरे कंपनी पर दिया जाएगा, जिससे उन्हें क्या होगा, प्रॉफिट। मान लीजिए कि 100 रुपए का उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, इसमें 50 रुपए इसे दिए गया, 50 रुपए इसे दिया जाएगा, और यही जो होता है यह मूल्य का हस्तांतरण कहलाता है कि एक व्यक्ति से या एक फर्म से दूसरे फर्म को प्राइस देना अथवा प्रोडक्ट देकर उसका प्राइस निर्धारित करवाना मूल्य हस्तांतरण कहलाता है। और मूल्य हस्तांतरण के तहत भी हम लोग काफी सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि किसी भी वस्तु का अगर उत्पादन किया जा रहा है, इसे इस तरीके से लेके समझेंगे, ज्यादा सही तरीके से समझ में आएगा। यह तो होगा कि दो फर्मों के बीच में मूल्य का हस्तांतरण, कि एक फर्म में जो प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है उसी का मूल्य अगले फर्म द्वारा क्या करना, निर्धारित किया जाना, एक सहमति के अनुसार, पार्टनरशिप के अनुसार, तो वह मूल्य का हस्तांतरण कहलाता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मूल्य के हस्तांतरण में हम लोग देने वाले हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है, देखिए कोई भी जो वस्तु होती है उसका उत्पादन किया जाता है। उत्पादन में क्या लगता है, पूंजी, श्रम, सेवा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मजदूरी अथवा वेजेस, ठीक, मशीन। इकोनॉमिक्स का 4 पॉइंट का एक ट्रिक है, मानव, मुद्रा, माल, मशीन। तो जो ये चारों चीजें होती है ना, इन चारों का निर्धारण जो होता है वह मुद्रा के माध्यम से किया जाता है कि एक प्रोडक्ट के उत्पादन में कितनी पूंजी लगी, कितना श्रम लगा, मजदूरी, मशीन, मानव, मुद्रा, माल, मशीन, और लैंड भी होता है। क्या लैंड हम लोग जिसे बोलते हैं भूमि, इसका भी क्या होता है, अपना एक प्राइस होता है, वो भी मुद्रा के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से मूल्यों का हस्तांतरण इन चारों पांचों सेवाओं में, पांचों सेक्टरों में किया जाएगा, वही हमारा कहलाता है मूल्य का हस्तांतरण। तो उम्मीद करता हूं कि यह पॉइंट भी सही तरीके से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे तीसरे फैक्ट के बारे में, जो मुद्रा का तीसरा कार्य है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं तीसरे के बारे में हम लोग बात करते हैं। मुद्रा का जो तीसरा कार्य है, दो कार्य सही तरीके से समझ गए होंगे, एक बार रिवाइज करते हैं कि यह विनिमय का माध्यम है। प्राथमिक कार्य के तहत विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम है कि किसी भी वस्तु का क्या करना, मुद्रा के रूप में उसका मान निर्धारित करना। मूल्य का मापक, किसी भी वस्तु का मान मुद्रा के रूप में निर्धारित करना और मुद्रा से ही संतुष्टि प्राप्त करना मूल्य के रूप में। गौण अथवा सहायक कार्य, स्थगित भुगतानों का आधार, ऐसे भुगतान जो स्थगित किए गए हैं, भविष्य के लिए बहुत पहले से हैं और उनका भुगतान किया जाए। ठीक, स्थगित भुगतान मतलब व्यवहार आपने किया, आपने सौदा किया और उसका भुगतान आपको नहीं मिला है, वह भविष्य में किया जाएगा, तो वही स्थगित भुगतान कहलाता है। मूल्य संचयन का साधन, मूल्य संचयन का साधन यह है कि आपको भविष्य के लिए, भविष्य में उपयोग करने के लिए मुद्रा के रूप में धन का रखना। मैंने एग्जांपल आप लोगों को आपका ही दिया कि अगर आप गांव से आए हो या किसी दूसरे शहर से हो, दूसरे शहर में रह के स्टडी कर रहे हो, घर से आपको हर महीने क्या दिया जाता है, खर्चा दिया जाता है, उसमें से आप क्या करते हो, सारे पैसे खर्च ना करके कुछ पैसे बचा के रखते हो कि भविष्य में मुझे काम पड़ेगा तो मैं इसका यूज करूंगा। तो वही हमारा कहलाता है मूल्य संचयन, और यह मुद्रा के माध्यम से ही क्या हो सकता है, मुद्रा के माध्यम से ही यह कार्य किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। बात करेंगे मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य के हस्तांतरण से आशय है कि किसी भी प्रोडक्ट को उत्पादन करने में जितनी भी चीजों पर एक्सपेंसेस किया गया है उस पर मुद्रा का क्या करना, बंटवारा करना मूल्य का, वही मूल्य का हस्तांतरण कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि प्राथमिक कार्य और गौण कार्य आप लोग सही तरीके से समझ चुके होंगे। आइए अब बात करते हैं इसका तीसरा कार्य जो है आकस्मिक कार्य। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हुए आए हैं। तीसरा काम आकस्मिक कार्य। क्या है, आकस्मिक कार्य है। आकस्मिक कार्य के तहत हम लोग देखेंगे कि इसके कितने पॉइंट आते हैं, 3। पहला, सामाजिक आय का वितरण। एक मिनट, सॉरी, देखिए सामाजिक आय का वितरण। अब इसे हम लोग सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सामाजिक आय के वितरण से यह आशय है
कि आप लोग भारत में देखते होंगे कि जो अमीर है वह बहुत ज्यादा अमीर है, जो गरीब है वह बहुत ज्यादा गरीब है। ठीक, तो इस तरह से जो भी निर्धारण किया जाता है वह मुद्रा के रूप में किया जाता है। और मुद्रा के निर्धारण से आशय यह है कि जो समाज है हमारा, आइए फिर एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए यह एक सोसाइटी है, इसमें कई व्यक्ति रह रहे हैं। ठीक, तो इन सब में क्या है कि आप कभी यह नहीं कह सकते कि इन पांचों व्यक्तियों की आय क्या होगी, समान होगी। इनकी आय कभी समान नहीं होती। ये मान लीजिए कि ये 50,000 कमाते हैं हर महीने, 50 के, ये कमाते हैं 100 के, मतलब 1 लाख रुपए। ये कमाते हैं कितना, 20,000 ही कमाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए 10,000 कमाते हैं। तो लेकिन जो व्यक्ति हैं इनमें समान वितरण अगर हमें करना होगा, जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, या फिर देश के तौर पर लें तो देश में, वर्ल्ड के तौर पर लें तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, अगर इनमें आय का वितरण समान करना है तो वो मुद्रा के रूप में ही किया जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, PCI, पर कैपिटा इनकम। मतलब हर व्यक्ति की आय को पता करना होगा और उस आय के माध्यम से सभी, देखिए जब हम लोग प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो इसमें सामाजिक आय का वितरण है, सॉरी इसमें, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जब निकालते हैं तो जो आय होती है उसका समान वितरण कर देते हैं। एग्जाम्पल यहीं से लेते हैं। मान लीजिए कि छोटी सी फैमिली है, इसमें 3 लोग रह रहे हैं, तो एक लोग की सैलरी है 20,000, एक लोग की है 30,000 और एक लोग की है, मान लीजिए कुछ नहीं कमाते। ये देखिए ये 1 रुपए भी नहीं कमाते, लेकिन जब इस फैमिली का हम लोग क्या करेंगे, PCI निकालेंगे या प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जितने लोग हैं वो उससे भाग देंगे। 3 लोग हैं, इनकम कितनी हो रही है, 50,000 रुपए हो रही है। ठीक, तो 3 से 50 में भाग करेंगे, जो भी आएगा वह इनकी भी आय, इनकी आय, इनकी, तीनों की आय को सेम कर देगा। फिर वहां ये वैल्यू नहीं करता कि ये पैसे कमाते हैं अथवा नहीं कमाते हैं। तो सामाजिक आय का वितरण, तो आय का समाज में वितरण करना यही कहलाता है सामाजिक आय का वितरण, जो मुद्रा के माध्यम से ही संभव हो पाता है, किसी अन्य चीजों के माध्यम से संभव नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूं कि सामाजिक आय का वितरण भी आप लोग सही तरीके से समझ चुके होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अगले पॉइंट के, साख अथवा कर्ज का आधार। साख अथवा कर्ज का आधार। हम लोग क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स में मुद्रा के कार्य को देख रहे हैं कि मुद्रा कौन कौन से कार्य करता है अथवा मुद्रा के माध्यम से कौन से कार्य किए जा सकते हैं। तो उसमें आकस्मिक कार्य के तहत दूसरा पॉइंट है साख अथवा कर्ज का आधार। अब समझेंगे, साख भी समझेंगे हम लोग, साख क्या है, उसके बाद समझेंगे कर्ज क्या है। देखिए साख से यह आशय है कि आप जिस व्यक्ति से कुछ भी पैसे लेना चाहते हो वह आपकी क्या करेगा, साख को अंदाजेगा, उसे समझेगा कि आपकी जो इमेज है वह क्या है, आपकी वैल्यू कितनी है। आप किसी के पास अगर जाते हो, देखिए मैं एग्जांपल के तौर पर कहूंगा, मान लीजिए यह क्या है, यह बैंक है और ये कौन हो, ये आप हो। आप जाते हो बैंक, बोलते हो कि सर हमें लोन चाहिए, पूछेगा कितने का, आप कहोगे हमें चाहिए मान लीजिए 5 लाख रुपए। बोलेगा ठीक है, बैंक का तो कार्य ही है लोन देना और व्यक्तियों की डिपॉजिट को जमा करना। तो यह क्या करेगा कि आपको मैं 5 लाख रुपए तो दूंगा, लेकिन आप उसके बदले में अपना प्रूफ दिखाओ कि आप 5 लाख रुपए मेरा वापस कर सकते हो। किस बेस पर मैं आपको 5 लाख रुपए दूं? तो यही जो चीज होती है वह साख कहलाती है कि आपकी साख क्या है, आप मेरा पैसा वापस कर सकते हो कि नहीं। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आप उसे दोगे, अगर इसे सही लगेगा तो यह आपको 5 लाख रुपए बैंक देगी अथवा नहीं देगी। क्यों? लोन अगर आप लोग लेते हो तो उसके लिए आपकी साख मजबूत होना चाहिए। साख का मतलब है विश्वास। बैंक को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ आप इतने पैसे ले रहे हो और इसे वापस कर सकते हो। अगर आप वापस नहीं कर पाओगे तो
इसके बदले में आपके पास इतनी संपत्ति होनी चाहिए जिससे वह क्या कर सके, कुर्क करके वह बैंक की भरपाई कर सके पैसे की। तो इस तरह से साख को समझने का इससे बढ़िया फार्मूला कुछ नहीं हो सकता। बैंक में आप लोग लोन लेने जाओगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ज। कर्ज भी यही हम लोग समझ लें कि कर्ज क्या है, आपको आवश्यकता पड़ी पैसे की, आपके पास नहीं है तो आप किसी दूसरे के पास जाके पैसे लोगे, तो वही आपका क्या कहलाएगा, लोन कहलाएगा। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट थे साख अथवा कर्ज से संबंधित। तो साख भी आप लोग समझ लिए, कर्ज भी समझ लिए। अब मैं बात करूंगा कि मुद्रा द्वारा यह कार्य कैसे किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हो रही है किसके लिए हो रही है, पैसे के लिए ही तो हो रही है। तो इसी से हम लोग मुद्रा को कनेक्ट कर देंगे कि जो हम लोग ऋण लेंगे, देखिए 5 लाख रुपए है तो यह भी क्या होगा, रुपए भी होगा। साख है, साख के लिए साख का निर्धारण भी रुपए के रूप में किया जाएगा। मान लीजिए साख के तौर पर आपने क्या किया, अपने लैंड, अपने भूमि का कागज दे दिया, डॉक्यूमेंट्स दे दिया, तो लेकिन जो लैंड है इसका भी निर्धारण बैंक किसमें करेगी, रुपए में करेगी। 5 लाख से वह क्या करेगी, आपको कंपेयर करेगी कि आपकी जो लैंड है या आपकी जो संपत्ति है, एसेट्स है, वह 5 लाख रुपए से ऊपर है अथवा इसके नीचे है। अगर नीचे होगी तो वह आपको 5 लाख रुपए लोन नहीं देगा। तो साख और कर्ज दोनों का आधार क्या होता है, मुद्रा होती है। तो उम्मीद करता हूं कि यह पॉइंट भी आप लोग सही तरीके से कलेक्ट कर चुके होंगे। आइए बात करते हैं किसके बारे में, तीसरे पॉइंट के बारे में। इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था वही एग्जाम्पल यहां भी कार्य करने वाला है। तीसरा पॉइंट क्या है, पूंजी को सामान्य रूप देना। किसे, पूंजी को सामान्य रूप देना, यह भी मुद्रा का क्या है, एक कार्य है। आइए समझते हैं। अभी हम लोगों ने लैंड को देखा, चलिए मानते हैं कि आपके पास क्या है, लैंड है। आपके पास मान लीजिए 10 बीघे जमीन है। तो आप क्या बोलते हो, जमीन का भी रेट चलता है ना, भूमि का भी, कि ये 10 लाख रुपए बीघे है या फिर ये 5 लाख रुपए बीघे है। तो इसमें किसे निर्धारित किया, मुद्रा के रूप में, रुपए के रूप में हम लोगों ने निर्धारित किया। चलिए ये छोड़ते हैं। आपके पास क्या है, घर है, एक छोटा सा आपका आशियाना है, सॉरी, आप इसे क्या करना चाहते हो, बेचना चाहते हो। तो आपने जब इसे बेचने के लिए बोला तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आया कि यार मैं इसकी प्राइस कितना रखूं, इसकी प्राइस क्या होगी। तो जो प्राइस होगी वह भी किसमें होगी, रुपए में होगी। आप इंडिया में रह रहे हो तो रुपए का ही लोगों में बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि जो भी निर्धारण होगा वह रुपए के रूप में होगा। आपने बोला कि मेरे घर की जो कीमत है वह कितनी है, 1 करोड़ रुपए। तो ये जो 1 करोड़ रुपए है, आगे रुपए लगा ना, यह भी क्या है कि यह मुद्रा के रूप में घर की वैल्यू है। जो आपका घर है इसकी वैल्यू पैसे के रूप में हम लोगों ने किया, रुपए के रूप में किया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पूंजी को सामान्य रूप देना। यह आपकी पूंजी है, एसेट्स है, या आप संपत्ति बोल सकते हैं इसे। इसको सामान्य रूप किसके माध्यम से दिया जाता है, तो मुद्रा के माध्यम से दिया जाता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही किया था, बताया था आप लोगों से कि मुद्रा के माध्यम से हर चीज आपको मिल सकती है। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है कि पूंजी को सामान्य रूप देना, यह भी मुद्रा का प्रमुख कार्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जहां तक है बात करेंगे आरबीआई के बारे में, या फिर देखेंगे जो भी आप लोगों का क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों का होगा, टॉपिक होगा, वही टॉपिक में लेके आऊंगा। देखिए इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को आप लोग सही तरीके से तभी समझ पाएंगे जब इससे खुद को जोड़ेंगे। खुद को जोड़ने का मतलब यह है कि जितनी भी चीजें मैंने आज मुद्रा के बारे में बताई वह सब आप लोग करते हुए आ रहे हो, और उसे करने के लिए कहीं बाहर से सोचने की जरूरत नहीं है। जितने एग्जाम्पल मैंने दिया, ना किसी बुक का एग्जाम्पल है और ना किसी नोट्स का एग्जाम्पल है, सारी चीजें मैंने अपने से लिखी और उनमें सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के ऊपर लेकर दिया, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो आप लोगों को समझाना है। ठीक है, आप तभी समझ पाओगे जब सारी चीजें आपसे जोड़ के बताऊंगा मैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। पढ़ाई लिखाई करते रहिए।